नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जिला, क्षेत्र, राज्य और देश दुनिया की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं? युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे? गरीबों को पक्का मकान कब मिलेगा? महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे? यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए खबरों के साथ। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक लाइक भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक बड़ी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है वर्ष 2029 तक सभी के लिए पक्के मकान आवास के लक्ष्य को पूरा करना है। यह योजना ग्रामीण और शहरी यह दोनों क्षेत्र के लिए संचालित किया गया है। दोस्तों, आप लोग अगर ग्राम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए सरकार 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। अगर वही शहर या पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का का घर बनाने के लिए 3,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार दे रही है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, साथ ही साथ शौचालय बनाने के लिए भी 12,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में दे रहे हैं। फ्री सोलर आटा चक्की योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। इसी कारण राज्य सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 100% राशि डालकर मुफ्त में आटा चक्की उपलब्ध करा रही है। फ्री आटा चक्की योजना के तहत घरेलू कामकाजी और पढ़ी लिखी महिलाओं को घर पर ही रोजगार प्राप्त हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत कई राज्यों में हो चुकी है। महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदक 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। उनके परिवार की जो वार्षिक आय है वह 1,20,000 रुपए से कम होनी चाहिए। महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत विभिन्न श्रेणी के मजदूरों के लिए अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं। क्षेत्र ए के लिए, जिसमें दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर शामिल हैं, अकुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी 783 रुपये तय की गई है, जो मासिक रूप से 20,358 रुपये बनती है। अर्धकुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी 868 रुपये और मासिक 22,568 रुपये निर्धारित की गई है। कुशल मजदूरों को दैनिक 954 रुपये और मासिक 24,804 रुपये मिलेंगे। अति कुशल श्रेणी के मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी 1,035 रुपये और मासिक 26,910 रुपये तय की गई है। यह दरें कौशल और क्षेत्र के आधार पर निर्धारित की गई हैं और इनसे मजदूरों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। ई श्रम कार्ड योजना में सभी मजदूरों के खाते में आई 9,000 रुपए की किस्त को लेकर देश भर के मजदूरों में खुशी की लहर है। सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है। बहुत से मजदूरों को यह किस्त प्राप्त हो चुकी है, जबकि कुछ अभी स्टेटस चेक कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर पंजीकृत मजदूर को समय पर यह वित्तीय लाभ मिल सके। इस योजना के तहत मिलने वाली किस्त मजदूरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप भी ई श्रम कार्ड धारक हैं तो आपको अपने बैंक खाते और ई श्रम पोर्टल पर भुगतान की स्थिति अवश्य देखनी चाहिए, जिससे यह पुष्टि हो सके कि राशि आपके खाते में जमा हुई है या नहीं। सरकार की तरफ से राष्ट्रीय लोक अदालत समय समय पर लगाया जाता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की हर तरह की समस्याओं का मिनट में समाधान होता है। चाहे वह बिजली बिल की बकाया राशि हो या गाड़ियों का चालान या किसी भी बड़े या छोटे बैंकों का लोन, हर तरह की समस्याओं का इस राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान होता है। इसी कड़ी में पूर्णिया जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया। इस लोक अदालत में जिले के अलग अलग जगह से आए कई लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान पाया। बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों के वजीफे के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें पीएमसीएच को 6 करोड़ रुपए मिलेंगे।
महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी को 2 करोड़ 9 लाख रुपए मिले हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पैरामेडिकल संस्थानों को भी वजीफे के लिए राशि आवंटित की गई है। सुपौल में लोहिया मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की तनख्वाह में बदलाव आएगा। आयोग महंगाई, जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे पहलुओं पर विचार करेगा। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में वृद्धि हो सकती है। यह आयोग पेंशन भोगियों के लिए भी राहत लेकर आएगा और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके 2026 से लागू होने की संभावना है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु को पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। संतोष रेणु पर बिहार पुलिस में बहाली के नाम पर पैसे लेने का आरोप है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर 2026 से लागू होने की संभावना है यह जानकारी दी और कहा कि रेणु ने अन्य लोगों से भी काम करवाने के नाम पर वसूली की, जिसकी शिकायतें मिली थीं। पटना में लो विजिबिलिटी के कारण पटना एयरपोर्ट से 2 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो की सुबह 11 बजे की उड़ान अब दोपहर 2 बजे उड़ान भरेगी। खराब मौसम के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में जुटा है ताकि उड़ानें समय पर हो सकें। बिहार सरकार परवरिश योजना के तहत अनाथ और बेसहारा बच्चों को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों का भरण पोषण सुनिश्चित करना है, जिससे उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सके। भोजपुर जिले में भी कई बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। सर्दियों में मेथी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मेथी मटर मलाई एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है जो बच्चों को पसंद आएगा। मेथी में आयरन, फाइबर और विटामिन भरपूर होते हैं, जो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। इस रेसिपी में मेथी की कड़वाहट को कम करके मटर और मलाई के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिससे यह बच्चों को बहुत पसंद आती है। पटना के कासा पिकोला स्कूल में क्रिकेट लीग के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन ट्रायल आयोजित किया गया। इस ट्रायल में बड़ी संख्या में युवा क्रिकेटरों ने भाग लिया, जिससे चयन प्रक्रिया काफी प्रतिस्पर्धी रही। लीग का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है, जहां वे अपनी क्रिकेट कौशल का प्रदर्शन कर सकें और बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। बिहार राज्य अब रासायनिक मुक्त और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य सरकार की पहल से राज्य के सभी जिलों में 20,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 50,000 से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय जैविक खादों का उपयोग कर रहे हैं। राज्य में 266 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। बिहार सरकार ने 5 IAS अधिकारियों को संयुक्त सचिव के रूप में पदोन्नति दी है। यह पदोन्नति बिहार प्रशासनिक सेवा में कार्यरत इन अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरकार के इस फैसले से राज्य के प्रशासनिक कार्यों में और अधिक दक्षता आने की उम्मीद है। पदोन्नत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बीजेपी वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में दी, जिससे वे खुद भी हैरान थे। उन्हें इस घोषणा की पूर्व जानकारी नहीं थी। यह खबर भारत की राजनीति में एक आश्चर्य के रूप में आई है, जिसने कई लोगों को चौंका दिया। नितिन नवीन ने कहा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। बिहार में रविवार को पटना समेत 17 जिलों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस एवं 7.6 डिग्री सेल्सियस के साथ किशनगंज का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बिहार वेदर टुडे पर भी मौसम विभाग ने जानकारी दी है। बिहार सरकार पटना सिटी स्थित शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी कॉरिडोर का निर्माण कराएगी, जिससे भक्तों को दर्शन में सुगमता होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गायघाट में भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह में यह घोषणा की।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुलजार बाग का नाम बदलने और सोनपुर व सीतामढ़ी समेत 11 विकसित नगर बनाने की बात कही। जहानाबाद में एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति देखी गई है, जहां 10,000 रुपये कमाने वाली 80% महिलाओं ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। यह दर्शाता है कि कैसे वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित कर रही है। छोटे व्यवसायों और उद्यमों के माध्यम से ये महिलाएं न केवल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण से सीमांचल क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी और पूर्वी भारत की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 41,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे नरपतगंज, फारबिसगंज, अररिया, कुर्साकांता, सिकटी और पलासी प्रखंडों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच आवागमन तेज होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोहतास जिले में औद्योगिक विकास की नई लहर आने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कैमूर पहाड़ी की वादी में डेहरी, शिवसागर और तिलौथू अंचल में भूमि चिह्नित की गई है। शिवसागर के तारडीह में 492.85 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी मिली है, जिसका सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किया जा रहा है। पशुपतिनाथ से बैजनाथ धाम तक ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट और सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम तक सर्विस रोड निर्माण को गति मिली है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रयासों से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना पर विचार करने का आश्वासन दिया है। गडकरी ने कहा कि नए राजमार्गों की घोषणा में सामाजिक आर्थिक महत्व और पर्यटन को ध्यान में रखा जाता है। बिहार के नए शिक्षा सचिव राजीव रौशन ने कार्यभार संभालते ही रोजगारोन्मुखी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली को छात्रों के भविष्य के लिए प्रासंगिक बनाना उनकी प्राथमिकता है। सरकार शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा। दरभंगा में डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के निर्देश पर 15 दिसंबर से नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। शहर में पुल और सड़क निर्माण के कारण जाम की समस्या को देखते हुए भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। शहर में सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कई मार्गों पर वन वे व्यवस्था लागू की गई है और नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किया जाएगा। बिहार अब सिर्फ पारंपरिक शहरों का राज्य नहीं रह जाएगा, बल्कि आने वाले वक्त में यहां भारत के सबसे बड़े हाईटेक क्लस्टर्स खड़े होंगे। सरकार ने पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, मुंगेर, सारण, सहरसा, पूर्णिया और मधुबनी में ग्रीनफील्ड सिटी बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। बिहार बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार बीजेपी की कमान संजय सरावगी को सौंपी है। संजय सरावगी दरभंगा शहरी सीट से विधायक हैं। सरावगी छात्र जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। भाजपा की सदस्यता उन्होंने 1995 में ली। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म दानवीर की शूटिंग लखनऊ में शुरू हो गई है। फिल्म में एक्शन, इमोशन और सामाजिक सरोकारों का मिश्रण है। फिल्म का निर्माण वाईसी प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट ली और मार्फा म्यूजिक के बैनर तले किया जा रहा है। फिल्म में पवन सिंह के साथ समर सिंह और महिमा सिंह भी हैं। अररिया के बथनाहा पंचायत के 350 ग्रामीणों का नाम पंचायत मतदाता सूची में नहीं है, जिससे वे पंचायत की सुविधाओं से वंचित हैं। ये लोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान करते रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से उन्हें परेशानी हो रही है। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान कई रोचक कहानी सुनने को मिली, जिसमें सफेद रसगुल्ला ने गुलाब जामुन को दी चुनौती, इस गली में भी आ जाओ। अब बेचारे लहर गिन रहे, बागी बने, आशीर्वाद ले रहे आदि आदि। भोकाल काटते फिरने वाले नेताजी अचानक गायब हो गए। भागलपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मोबाइल विवाद के चलते एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को सबौर स्टेशन के पास चलती ट्रेन से फेंक दिया।
घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। भागलपुर में नल जल योजना के तहत निजी जमीन पर कनेक्शन लगाने का मामला सामने आया है। जमीन के दावेदारों के आने के बाद विभाग की नींद खुली। यह मामला सरकारी लापरवाही और योजना में अनियमितता को दर्शाता है। स्थानीय लोगों में इस घटना से आक्रोश है और वे उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिहार में आज सुबह कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन में धूप निकलने से मौसम शुष्क बना रहेगा। सामान्य ठंड का अनुभव होगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कुछ जिलों में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। भागलपुर में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। भागलपुर के उपभोक्ताओं को अगले साल नवंबर-दिसंबर तक रसोई तक पीएनजी कनेक्शन मिलेगा। इस योजना के तहत शहर के करीब 55,000 घरों को कनेक्शन दिया जाएगा। मुंगेर से भागलपुर तक 65 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है। गया जंक्शन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन विलेप के तहत वन्य जीव तस्करी का भंडाफोड़ किया। नेताजी एक्सप्रेस से 76 जीवित कछुए बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 38 लाख रुपए है। वन विभाग को कछुए सौंप दिए गए। आरपीएफ की टीम ने यह सफलता वरीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्राप्त की। गया जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल चीन नार्कोस के तहत बड़ी सफलता हासिल की। हावड़ा नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से 4.8 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 2,40,000 रुपए है। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। कोच के टॉयलेट में छिपाकर रखे गए 5 पैकेट गांजा जब्त किए गए। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। किशनगंज के डीएम ने एसपी को एंट्री माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई 1 के लिए 3 महीने पहले पत्र लिखा था। कार्रवाई नहीं होने पर डीएम ने फिर एसपी को पत्र भेजा। पुलिस मुख्यालय ने किशनगंज में सक्रिय एंट्री माफियाओं के संगठित गिरोह पर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था। किशनगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना शुल्क दिए चलना मुश्किल है। ट्रक और बड़े वाहनों को एंट्री माफिया के कोड का पालन करना होता है, अन्यथा मारपीट और लूटपाट होती है। NH-27 और NH-327E पर माफिया वाहनों से लदे सामान के अनुसार पैसे लेते हैं। पैसे न देने पर वाहनों को रोका जाता है और चालकों के साथ मारपीट की जाती है। कटिहार में प्रदूषण का स्तर 200 के पार जाने से हवा जहरीली हो रही है। शहर में वायु गुणवत्ता खराब होने से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। खगड़िया में धान खरीद कार्य में तेजी लाने के लिए वरीय अधिकारियों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। डीडीसी अभिषेक पलासिया ने समीक्षा के बाद परबत्ता, बेलदौर और खगड़िया के 3 बीसीओ से स्पष्टीकरण पूछा है और 1 दिन के वेतन की कटौती के निर्देश दिए हैं। बगहा और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से धुएं का गुब्बार फैल रहा है, जिससे प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ रहे हैं। किसानों द्वारा फसल कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति घट रही है। यह योजना, जिसे आमतौर पर वन टाइम सेटलमेंट OTS या सरचार्ज माफी योजना के नाम से जाना जाता है, राज्य सरकारों द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शुरू की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के उन उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है जिनके पुराने बिजली बिल बकाया हैं और वे उन्हें चुकाने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं के बकाया बिलों पर लगे सरचार्ज, विलंब शुल्क या जुर्माने को पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ कर दिया जाता है। आमतौर पर यह योजना घरेलू या कृषि उपभोक्ताओं के लिए लाई जाती है। इसकी शर्तें राज्य और समय के अनुसार बदलती रहती हैं। उपभोक्ता को बकाया मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट या योजना में निर्धारित राशि का भुगतान एक मुश्त या किश्तों में करना होता है। यह योजना उपभोक्ताओं को नए सिरे से शुरुआत करने और बिजली कनेक्शन विच्छेद होने से बचने का अवसर देती है। औरंगाबाद के दानी बिघा में 2 डॉक्टरों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। विवाद की शुरुआत क्लिनिक में कहासुनी से हुई, जो मारपीट में बदल गई।
आरोप है कि डॉक्टर श्याम कुमार और उनके कर्मियों ने दंत चिकित्सक अरुण कुमार की पिटाई कर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जदयू ने बिहार में सदस्यता अभियान 2025 से 28 शुरू किया, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ सदस्य बनाना है। बगहा में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रभात रंजन सिंह का सम्मान किया गया। पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। जिला अध्यक्ष ने निष्ठा से काम करने का वादा किया और पूर्व सांसद कैलाश बैठा ने संगठन को मजबूत बनाने की बात कही। बिहार के सहरसा जिले में कोसी क्षेत्र में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बीकेइंग पर 75% तक का अनुदान दे रही है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित करना और क्षेत्र में शहद उत्पादन को बढ़ाना है। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करेगी। 15 दिसंबर 2025। दिसंबर के महीने में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नए साल से पहले अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और बाजार जाने का सोच रहे हैं तो पहले आज 15 दिसंबर का ताजा भाव देख सकते हैं। आज सोमवार को सोने की कीमतों में 810 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव में 2,900 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। सोने के भाव 1,34,000 के पार और चांदी के दाम 2 लाख ट्रेंड कर रहे हैं। रविवार को 22 कैरेट सोने के दाम 1,23,650, 24 कैरेट का भाव 1,34,880 और 18 ग्राम सोने का रेट 1,01,200 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 2,09,000 रुपए 2 लील 900 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव। सोमवार का 18 कैरेट सोने का भाव। दिल्ली जयपुर सराफा बाजार में सोने का भाव 1,01,200 रुपए, कोलकाता मुंबई में 1,01,500 रुपए, इंदौर भोपाल में 1,04,700 और चेन्नई सराफा बाजार में 1,04,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। सोमवार का 22 कैरेट सोने का भाव। भोपाल इंदौर में सोने का भाव 1,22,790, जयपुर लखनऊ दिल्ली सराफा में 1,23,650 रुपए और हैदराबाद केरल कोलकाता मुंबई सराफा बाजार में 1,23,500 रुपये ट्रेंड कर रहा है। सोमवार का 24 कैरेट सोने का भाव। भोपाल इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,33,960 रुपए, दिल्ली जयपुर लखनऊ चंडीगढ़ सराफा बाजार में 1,34,880 रुपए, हैदराबाद केरल बेंगलुरु मुंबई सराफा बाजार में 1,34,730 रुपए और चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,35,930 रुपए पर ट्रेंड कर रही है। सोमवार का चांदी का लेटेस्ट रेट। जयपुर कोलकाता अहमदाबाद लखनऊ मुंबई दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,90,000 रुपए, चेन्नई मदुरई विजयवाड़ा विशाखापट्टनम हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में 2,09,900 रुपए और भोपाल और इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 1,97,900 रुपए ट्रेंड कर रही है।